हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, जिसे शॉर्ट में पीपीसी कर्व भी कहा जाता है। इसका अदर नेम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि पीपीएफ। क्या होता है पीपीसी कर्व, आइए सीखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम इसे ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का पीपीसी कर्व होता है। ये जो कर्व है ये पीपीसी कर्व है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने इसे ग्राफ के रूप में बनाया है, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं, एक गुड एक्स लेट कर लेते हैं और एक गुड वाई हम लेट कर लेते हैं। तो a graphical representation of all the possible combination of two goods that can be produced, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है कि हमारी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, अनलिमिटेड नहीं है। तो उन गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इन दो गुड्स का, उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम पीपीसी के अंदर शो करेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है पीपीसी की। आइए, जब हम पीपीसी कर्व बना रहे होते हैं तो हमें क्या एजम्पशन लेनी पड़ती है, देखते हैं। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज को फिक्स रहना है, ना वो बढ़ेंगे ना घटेंगे। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, पीपीसी के अंदर हम दो ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो भी रिसोर्सेज का हम यूज करेंगे वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है हमें। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी के लेवल को भी हमें कांस्टेंट मानना है, रिसोर्स को भी फिक्स मानना है, टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मानना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एक पीपीसी शेड्यूल मैंने यहाँ पर बना रखा है। इसमें पॉसिबिलिटीज ए से लेके जी तक हमने दे रखी है। देखते हैं दो गुड्स जैसे कि इकोनॉमी बना रही है, एक वॉर गुड्स है, एक हमारा कंजम्पशन गुड है, गन और बटर। तो देख सकते हैं आप, गन जब हम 21 यूनिट गन्स की बना रहे हैं तो बटर की हम 0 यूनिट्स बना रहे हैं। अब जैसे जैसे अगर हमें बटर की यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा तो हम गन्स की यूनिट को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है। अगर हमें रिसोर्सेज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है तो गन्स की जो कमोडिटी है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने बटर की जब 1 यूनिट बनाई तो गन की जो यूनिट है वो 21 से 20 हो गई। वैसे ही एक और यूनिट बढ़ा के बटर की 20 से 18 हो गई। वैसे ही एक और यूनिट बढ़ा के 18 से 15 हो गई, और ऐसा चलते जा रहा है। कहाँ तक चल रहा है? जहाँ तक ये गन्स 0 हो गए और बटन की टोटल 6 यूनिट ही बढ़ पा रही है। अगर मैं इसको ग्राफिकल के रूप में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने बटर की यूनिट्स को दिखा रखा है और वाई एक्सिस में गन्स की यूनिट को दिखा रखा है। आप देख सकते हैं जो हमारा ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर गन्स जो है वो 21 है, बटर 0 है। तो ए में 21 गन्स है और बटर 0 के उसमें आए हैं। वैसे अगर मैं डी कॉम्बिनेशन को देखूँ तो डी कॉम्बिनेशन में 15 हमारे गन्स हैं और 3 बटर हैं। तो अगर मैं डी कॉम्बिनेशन में आऊँ तो 15 बटर हैं और 15 गन्स हैं और 3 बटर हैं। वैसे अगर मैं लास्ट कॉम्बिनेशन जी में आऊँ तो यहाँ पर 0 गन्स हैं और बटर 6 हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 गन्स हैं और बटर 6 हैं। तो इसी को प्रेजेंटेशन जो मैंने ग्राफिकल के रूप में प्रेजेंट किया है, इसी को क्या बोलते हैं? पीपीसी कर्व। आइए, इस शेड्यूल में दो टर्म और लिखी गई है, एमओसी और एमआरटी। पहले उसे समझते हैं। एमओसी क्या है? एमओसी का फुल फॉर्म जो है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है ये? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एमओसी दर्शाता है कि कितनी यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी एक एडिशनल यूनिट को गेन करने में दूसरी कमोडिटी के। जैसे अगर इस केस में हम देखें तो बटर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए मुझे गन्स की एक यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी, तो एमओसी 1 आया। वैसे ही जब बटर की एक और यूनिट को लिया मैंने, तो अब यहाँ पर गन्स की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो एमओसी यहाँ पर 2 आया। तो एमओसी क्या शो कर रहा है? एमओसी शो कर रहा है नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस, कितनी कमोडिटी आपने सेक्रीफाइस करी टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है। तो पीपीसी के केस में एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा एमओसी इंक्रीज होगा। आपने देखा ये शेड्यूल एमओसी इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे हमें बटर की वन वन कमोडिटी इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गन को सेक्रीफाइस करना है, तो एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी क्या करनी है? सेक्रीफाइस करनी है। तो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी।
अच्छा, इसके बाद एमआरटी क्या होता है? एमआरटी स्टेट्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली एमआरटी हमें रेशो दिखाता है। किसका रेशो? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो एमआरटी का जो रेशो है वो है यूनिट सैक्रिफाइस, कितना आपने यूनिट सैक्रिफाइस किया अपॉन में कितना आपने यूनिट गेन किया। जैसे अब इसी केस में हम देख सकते हैं यहाँ पर एमआरटी कैसे निकलेगा, कितना हमने गन्स का सेक्रीफाइस किया अपॉन में कितना हमने बटर का गेन किया। ये जो साइन है ट्राइंगल जैसा, ये ट्राइंगल नहीं होता, इसे बोलते हैं डेल्टा चेंज। अच्छा, तो हम देख सकते हैं पहली सिचुएशन बी पार्ट में जो हम देखें, जो हमने यहाँ पर 1 यूनिट गेन गन्स का सेक्रीफाइस किया था और बटर का 1 यूनिट गेन किया था, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी वो 1:1 आएगी। वैसे अगर मैं डी कॉम्बिनेशन में देखूँ तो 18 से 15 में आने के लिए 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया और 2 से 3 जाने में 1 का गेन किया, तो यहाँ पर रेशियो क्या आई? 3:1। वैसे अगर मैं लास्ट कॉम्बिनेशन में देखूँ तो 6 से 0 आने में 6 का सेक्रीफाइस किया गया और 5 से 6 आने में 1 का गेन हुआ, तो रेशियो आई 6:1। तो ये एमआरटी होता है। और एमआरटी भी पीपीसी के केस में क्या होता है? राइज होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ये जो पीपीसी के बारे में हमने सीखा, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला करेक्टरिस्टिक पीपीसी का है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी मैंने यहाँ पर पीपीसी कर्व बनाया था, तो पीपीसी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ऊपर से नीचे की तरफ आया था। इसका मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा पीपीसी क्या शो करता है? पीपीसी शो द ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with available resources and technology. तो in such case one good has only be produced only by resource taking the production of other good. तो अगर हमें एक गुड्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करना है तो वो तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब हम दूसरे गुड्स की कमोडिटी को डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो जहाँ भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है वहाँ पर हमेशा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वहाँ पर स्लोप अपवर्ड होता है। हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले डायग्राम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में जहाँ भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है वहाँ पर स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर एज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप द पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक पीपीसी आया। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी पीपीसी की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पीपीसी की कि पीपीसी इज अ कॉनकेव शेप। आप देख सकते हैं ओरिजिन से ये कॉनकेव शेप का, एक कॉनकेव केव जैसा बना रहा है, तो इसे कॉनकेव शेप कहते हैं। तो पीपीसी इज अ कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ अ इंक्रीजिंग एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के इंक्रीज होने के कारण इसका शेप जो है वो कॉनकेव हुआ। एमआरटी क्या है? अभी मैंने बताया रेशो है, कितना सेक्रीफाइस अपॉन में कितना गेन, उसका रेशो। तो वो क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर एमआरटी का रेट इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण ही ये जो हमारा शेप बन रहा है पीपीसी का वो क्या बन रहा है? कॉनकेव बन रहा है। So MRT increase because it is assumed that no resource is equally efficient in the production of all goods. As resources are transferred from one good to another, less and less efficient resource have to be employed. This raises cost and raises the MRT. कहा गया है कि रिसोर्स तो देखिए सेम है, उसी रिसोर्स से गन बन रहा है, उसी रिसोर्स से बटर बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने रिसोर्स से बटर बने उतने रिसोर्स से गन बने। तो कुछ रिसोर्स गन के लिए कम यूजफुल है लेकिन बटर के लिए वो ज़्यादा यूजफुल है, वैसे ही वाइस वर्सा। तो हमें जिसके लिए जो भी रिसोर्स यूजफुल होता है उसी में लगाना पड़ता है और रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? कॉस्ट बढ़ता है। कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ हमारा एमआरटी भी बढ़ता है, और एमआरटी बढ़ने से जो पीपीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है? वो कॉनकेव हो जाता है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। क्या हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है क्या वो हमेशा, इंडियन या कोई भी वर्ल्ड की जो भी इकोनॉमी है, क्या वो हमेशा पीपीसी में ऑपरेट होती है क्या? अच्छा, देखते हैं। पीपीसी में ऑपरेट होने का मतलब है कि क्या पीपीसी के ऊपर ही वो कॉम्बिनेशन बनाती है, क्या अंदर बना सकती है, क्या बाहर बना सकती है? आइए इसका आंसर देते हैं। इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी ओनली व्हेन द रिसोर्स आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जैसे मैंने यहाँ पर एक पीपीसी कर्व बनाया है, कहा गया है पहले पॉइंट में कि इकोनॉमी अगर पीपीसी में तभी ऑपरेट होगी जब रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। अगर किसी भी जगह में इकोनॉमी अगर पीपीसी के ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ के जो रिसोर्स है वो आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो, फुली यूज़ कर रहे हो। जैसे ए बी एंड सी, ये 3 कॉम्बिनेशन है जो कि पीपीसी के ऊपर है, पीपीसी की जो लाइन है उसके ऊपर बने हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हुआ है। अच्छा, इफ ऑपरेट इनसाइड पीपीसी। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं, आप ये जो डी पॉइंट है ये पीपीसी के अंदर है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज वो नहीं हो पाए हैं। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हम कह सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद इफ ऑपरेट एनी पॉइंट आउटसाइड, क्या पीपीसी के आउटसाइड भी कोई पॉइंट है? हाँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ई पॉइंट है, अगर कोई आउटसाइड है तो ऐसी सिचुएशन को अनअटेनेबल सिचुएशन कहते हैं। अनअटेनेबल का मतलब होता है अनअचीवेबल, जो कि अचीव नहीं किया जा सकता। देखिए, रिसोर्स जो है उससे जितना बन सकता है उतना ही बना पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कम रिसोर्स है आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो ई सिचुएशन है ये अनअटेनेबल पोजिशन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द इकोनॉमी। अब देखते हैं, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? अभी हमने पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया कि पीपीसी तो कॉनकेव शेप होता है, और कनकेव शेप होने का कारण था कि उसकी एमआरटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन हो गया पीपीसी कुछ इस तरीके का, तो इसका रीजन तो ये होगा कि एमआरटी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि सेम यूनिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतनी यूनिटी हम गेन कर रहे हैं। 1:1, 1:1, ये सबका रेशो आएगा। तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन तभी हो सकता है जब एमआरटी क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब कि same amount of commodity is sacrificed to gain the additional unit of another commodity. It is only possible when all the resources are equally efficient in the production of all goods. जब हर resources से सारे goods बन जा रहे हैं तभी ऐसा हो सकता है, और असल इकोनॉमी में ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरा सिचुएशन है, क्या पीपीसी कैन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है? कॉन्वेक्स होगा तो कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा, और कॉन्वेक्स होने के लिए एमआरटी को डिक्रीज कराना पड़ेगा। और एमआरटी डिक्रीज का मतलब क्या है कि लेस एंड लेस यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। तो दैट इज लेस एंड लेस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर ऐसा होता है तभी पीपीसी क्या होगा, कन्वेक्स शेप का होगा। ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इस क्लास में हमने सीखा कि पीपीसी कर्व क्या होता है, पीपीसी का स्केड्यूल, पीपीसी का डायग्राम, उसके बाद एमओसी, एमआरटी और पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने सीखा है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स हो सकती है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट्स एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। तब तक के लिए बाय।